नमस्कार। वाइजर 2 यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरने वाला एकलौता स्पेसक्राफ्ट है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक यूरेनस और नेपच्यून के पास से वाइजर 2 के अलावा और कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो उसके पास से गुजरा हो। तो दोस्तों आज बात करेंगे वाइजर 2 के डिस्कवरी के बारे में कि वाइजर 2 ने क्या क्या खोजा है। देखो दोस्तों, वाइजर मिशन के अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट थे, वाइजर 1 और वाइजर 2। तो हमने वाइजर 1 के डिस्कवरी के बारे में बात कर ली है पार्ट 2 में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 2 का, वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, आज बात करेंगे वाइजर 2 के बारे में। दोस्तों वाइजर 2 को लॉन्च कराया गया था 20 अगस्त 1977 को। देखो 1977 को वाइजर 2 को लॉन्च कराया गया था। ठीक है, और जो रॉकेट हम यूज किए थे उस मतलब जो स्पेसक्राफ्ट है वाइजर 2, उसको अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए उस रॉकेट का नाम है टाइटन 3E। उस रॉकेट का क्या नाम है? टाइटन 3। टाइटन 3 की मदद से हम इसको अंतरिक्ष में छोड़े थे। देखो हमने ये भी बात किया है कि इंटरस्टेलर जो प्रॉब है, 5 इंटरस्टेलर प्रॉब जिसको ऐसे फेंका गया था जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाए, तो हमने इसके बारे में भी बात करी है पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, वो भी जाके देख लीजिए। ठीक है, आप समझते हैं आज वाइजर 2 की डिस्कवरी के बारे में। लेकिन डिस्कवरी को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये जो वाइजर 2 है, वाइजर मिशन के अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट थे, वाइजर 1 और वाइजर 2। तो वाइजर 2 को पहले छोड़ा गया था। वाइजर 2 है ये 20 अगस्त। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो आपको याद होगा कि वाइजर 1 को 5 सितंबर 1977 को छोड़ा गया था। तो देखो दोस्तों, वाइजर 2 जो है ना, उसको पहले इसलिए छोड़ा गया ताकि वो जो 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, बृहस्पति, शनि ग्रह मतलब सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों से होके गुजरे। ठीक है, लेकिन वाइजर 2 जो है, वाइजर 2 को ऐसे छोड़ा गया था, इसलिए इसको पहले फेंका गया था। और वाइजर 1 को बाद में इसलिए फेंका गया ताकि वो जल्दी पहुंच सके जुपिटर पर और सैटर्न पे, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी जो थी वाइजर 2 की वो फास्ट थी, तो वो जल्दी पहुंच सके कहाँ पे? जुपिटर और सैटर्न पे, फिर इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा कर सके। तो देखो दोस्तों, वाइजर 1 और वाइजर 2 जो है उसकी ट्रेजेक्टरी डिजाइन करने से पहले ना, मतलब उसको लॉन्च करने से पहले 10,000 ट्रेजेक्टरी की स्टडी की गई थी। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें से 2 ट्रेजेक्टरी को सिलेक्ट किया गया था। एक ट्रेजेक्टरी सेलेक्ट किया गया था वाइजर 1 के लिए, दूसरा किया गया था वाइजर 2 के लिए। तो हमने वाइजर 1 की ट्रेजेक्टरी आपको बताई थी पिछले वीडियो में कि वाइजर 1 को कहाँ से गुजरना था। देखो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? सन है। तो ये हमारा सूरज बाबा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मरकरी, वेनस, चलो मरकरी, वेनस, यहाँ पे मार्स, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे है हम लोग, ये अर्थ है। और देखो यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे सैटर्न, और यहाँ पे यूरेनस, और यहाँ पे नेपच्यून। अब ये देखो आपको अलाइनमेंट दिख रहा है ना, जुपिटर यहाँ पे है, बृहस्पति, जुपिटर, हम जुपिटर सैटर्न को एस से, यूरेनस और नेपच्यून एन से लिख रहे हैं। ये जो अलाइनमेंट आपको दिख रहा है, ये वाइजर 2 को हमको ऐसे छोड़ना था, धरती से ऐसे फेंकना था कि इसके पास से भी होके गुजरे, इसके पास से भी होके गुजरे, इसके पास से होके गुजरे, और इसके पास से भी होके गुजरे। देखो ये जो कहानी स्टार्ट हुई 1977 को, हमने वाइजर 1 और वाइजर 2 को लॉन्च किया था। लेकिन इसकी कहानी स्टार्ट हुई 1964 से, 1964 में, जब गैरी फ्लैंड्रो एक अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर थे, मतलब अंतरिक्ष के इंजीनियर थे, गैरी फ्लैंड्रो। उन्होंने बताया था कि 175 साल बाद, मतलब 175 साल बाद ऐसा होने वाला है कि जो जितने भी प्लैनेट है ना, जो हमारे जो प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, मतलब जो 8 जो प्लैनेट है, वो एक अलाइनमेंट में आने वाले हैं, मतलब एक लाइन में आने वाले हैं। तो इस लाइन से ये फायदा होगा कि अगर हम किसी एक स्पेसक्राफ्ट को भेजें ना, तो हम एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से ना इन चारों पे पहुंच सकते हैं। नहीं तो हमको अलग अलग, एक इसके लिए भेजना पड़ता है, एक इसके लिए भेजना पड़ता है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और जो टाइम लगता, वैसे अगर हम करते तो टाइम लगता 40 साल, मतलब नेपच्यून तक पहुंचने में कितना टाइम लगता? 40 साल। लेकिन हम वैसे में 10 साल के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी असिस्ट का फायदा उठाएंगे हम। पिछले वीडियो में बताया था ग्रेविटी असिस्ट क्या है। जैसे देखो अर्थ है, अब ये यहाँ पे जुपिटर में आया, तो जुपिटर के पास गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, तो जुपिटर के पास ऐसे घूमेगा, स्पीड डबल हो गई, फिर इसके पास ऐसे घूमेगा, फिर स्पीड बढ़ गई, इसके पास ऐसे घूमेगा, फिर स्पीड डबल हो जाएगी, फिर ऐसे घूमेगा, फिर स्पीड डबल हो जाएगी। तो इस ग्रेविटी असिस्ट का टेक्निक यूज करके ना हम बहुत कम टाइम में, जो 40 साल लगेगा पहुंचने में, वो हम 10 साल के अंदर ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखो वाइजर 2 को फेंका गया था कैसे?
वाइजर 2 को फेंका गया था अर्थ से, तो जुपिटर और सैटर्न के पास पहुंचा था। उसके बाद ये चला गया था कहीं, मतलब उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून पर नहीं पहुंचा था, ये चला गया इंटरस्टेलर स्पेस में, ठीक है, तारों की शहर में। और ये जो वाइजर 2 है इसको छोड़ा गया जुपिटर पे, फिर सैटर्न पे पहुंचा, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद ये पहुंचा इंटरस्टेलर स्पेस में। अब पहले समझते हैं इलिप्टिकल प्लेन क्या होता है, ठीक है, पहले ये समझ लो इलिप्टिकल प्लेन। थोड़ा सा हम इलिप्टिकल प्लेन को समझाते हैं। ये देखो जितने भी प्लैनेट है ना, जितने भी प्लैनेट हैं वो एक प्लेन में रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सेंटर में हम सन रख दिए, अब देखो यहाँ पे सेंटर में सन है, अब सन के बाद क्या आता है जुपिटर, मतलब अर्थ, जुपिटर, ये सब ऊपर से, और सबसे आखिरी में क्या है, नेपच्यून है। तो ये क्या है, एक प्लेन में है, मतलब अगर इसको हम एक प्लेन में रख देना, मतलब एक प्लेन पे, मतलब यहाँ पे सेंटर में सन हो गया, ध्यान से देखना, सेंटर में सन, फिर अर्थ, फिर तो हर एक प्लैनेट को हम एक प्लेन में रखते हैं, तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल प्लेन, ठीक है। और ये जो वाइजर 1 है, हम वाइजर 1 की बात कर रहे हैं अभी। वाइजर 1 को देखो जुपिटर फिर सैटर्न पे पहुंचा था, और सैटर्न के बाद में ये ऊपर ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, ये जो प्लेन है ना इस प्लेन से ऊपर गया है। और वाइजर 2 जो है, अब देखो यहाँ पे कहाँ तक पहुंचा है, आखिरी में नेपच्यून तक इसको पहुंचना है वाइजर 2 को। तो नेपच्यून के बाद में वाइजर 2 ऐसे गया है, ऐसे नीचे, मतलब इस एंगल में नीचे गया है। समझ में आया, वाइजर 2 कैसे गया है, ऊपर गया है, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ऐसे गया है, और वाइजर 2 नीचे से ऐसे गया है। आया फील आया इलिप्टिकल प्लेन के बारे में। अब वाइजर 2 की यात्रा को शुरू करते हैं। देखो वाइजर 1 की ही तरह वाइजर 2 को जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजरना था, लेकिन वाइजर 1 जो है वो सैटर्न के बाद निकल गया इंटरस्टेलर स्पेस में। लेकिन वाइजर 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसको चारों प्लैनेट की स्टडी करनी थी, चारों प्लैनेट के पास से गुजरना था। तो देखो वाइजर 2 जो है वो जुपिटर के पास आया, ठीक है। अब जुपिटर के पास, इसके पास भी कैमरा, फोटो उसने भी लिया, 17,000 फोटो लिया जुपिटर का, ठीक है। और जुपिटर के पास आते ही ना इसने बहुत बड़ी डिस्कवरी करी कि जुपिटर के पास एक क्या देखा गया, रेड स्पॉट देखा गया, जिसको हमने क्या बोला है, ग्रेट रेड स्पॉट। आप ध्यान से वो इमेज देखो, इसमें आपको जो इमेज में जो धब्बा दिख रहा है ना, वो जो धब्बा दिख रहा है वो क्या है, रेड स्पॉट है। जो धब्बा दिख रहा है वो क्या है, रेड स्पॉट है। और वास्तव में जो रेड स्पॉट है वो क्या, एक आंधी तूफान है, मतलब जुपिटर पे आंधी तूफान, मतलब ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज ये घूम रहा है ऐसे, ये एक आंधी तूफान है, मतलब जुपिटर के अंदर ये आंधी तूफान हो रहा है। ये बहुत एक्टिव प्लैनेट है जुपिटर। वाइजर 2 ने ये हमको बताया कि जुपिटर बहुत ही एक्टिव प्लैनेट है वाइजर 1 की तरह। अब देखो ये जो रेड स्पॉट जो आपको दिख रहा है, इसमें 1 2 3 अर्थ को हम फिट कर सकते हैं, समझ में आया, 3 अर्थ, 1 2 3 अर्थ को इसमें, धरती 3 अर्थ को इसमें हम फिट कर सकते हैं ग्रेट रेड स्पॉट में। ये जुपिटर पे पाया गया। और जैसे वाइजर 1 ने आयो पे वोल्केनिक इरप्शन देखा था, वैसे ही वाइजर 2 ने भी आयो पे वोल्केनिक इरप्शन देखा था। और ये जुलाई 9, मतलब कि 9 जुलाई 1979 को ये जुपिटर के सबसे क्लोजेस्ट पहुंचा था, लगभग 6 लाख के क्लोजेस्ट पहुंच गया था, 5,91,000 था किलोमीटर, 5,91,000 किलोमीटर के करीब पहुंच गया था ये। और वाइजर 1 था 2,80,000 किलोमीटर के करीब पहुंचा था, ये 5,91,000 लगभग इसके आसपास पहुंचा था, ठीक है, 6 लाख के आसपास क्लोज पहुंचा था। उसके बाद इसकी यात्रा शुरू हो गई सैटर्न की तरफ। उसके बाद हमने इसको पहुंचा दिया कहाँ पे, सैटर्न के पास। अब इसको कहाँ जाना है, सैटर्न के पास। तो अब सैटर्न पे देखते हैं कि क्या क्या डिस्कवरी करी इसने। अब देखो एक चीज़ हम भूल गए, जुपिटर के पास कितने चंद्रमा है, 75 चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है, 75, जिसमें से 12 मून वाइजर 2 ने डिस्कवर करे हैं। 12 नए मून की खोज करा है वाइजर 2 ने। देखो यार ये मून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको स्पेस में कहीं जीवन यापन करना है तो हमको मून के बारे में स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यार ये जितने भी प्लैनेट है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस पे तो लाइफ सपोर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो लिक्विड का बना हुआ प्लैनेट है। मतलब ये जो जुपिटर सैटर्न है ना, ये लिक्विड का है। अगर हम इस पे जुपिटर पे अगर खड़े हो जाए ना तो हम अंदर धंस जाएंगे, जुपिटर और सैटर्न पे। और ये जो यूरेनस और नेपच्यून है ये बर्फ का बना हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो हम रह ही नहीं सकते, यहाँ पे लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके पास सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के पास जो चंद्रमा है ना, उस पर लाइफ सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उस पर लाइफ हो सकता है। और ये चंद्रमा काफ़ी बिग होते हैं मून। देखो फिर से बता दूं आपको कि मून किसको कहते हैं, प्लैनेट उसको कहते हैं जो सन का चक्कर लगाए चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमे, उसको क्या कहते हैं, प्लैनेट। और मून किसको कहते हैं, जो प्लैनेट है, जैसे कि अर्थ हो गई, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ के चारों बगल जो घूमे ना उसको क्या कहते हैं, मून। जैसे हमारा अपना चांद, अब लोग गाना भी बनाते हैं यार, गली में चांद निकला। कितने चांद निकालोगे यार, जुपिटर पे तो बहुत चांद है, 75 चांद है, बहुत चांद निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और 12 मून की डिस्कवरी किसने करी थी,
वाइजर 2 ने। अब ये बताना वाइजर 1 ने भी 2 मून की डिस्कवरी करी थी, और कौन से 2 मून की डिस्कवरी करी थी? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट करें कि वाइजर 1 ने कौन से 2 मून की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अब हमारी यात्रा शुरू होती है सैटर्न पे। अब हम सैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो वाइजर 1 की ही तरह ना वाइजर 2 ने सैटर्न की बहुत डीप स्टडी करी, बहुत डीप क्लियर इमेज दी। अब सैटर्न के बहुत क्लोज जाके, अब ये देखो जैसे सैटर्न के रिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से फोटो खींच के भेजा वाइजर 1 की ही तरह। और यहाँ पे सैटर्न है ना, ये जो वाइजर 1 है ये सैटर्न पे फंस गया था, मतलब सॉरी वाइजर 2 जो है, बहुत कंफ्यूजन है यार वाइजर 1 वाइजर 2 के चक्कर में। इन कंफ्यूज नहीं होना है, वाइजर 2 को समझना है। वाइजर 2 की आज बात कर रहे हैं हम। तो ये जो वाइजर 2 है ये कहाँ, जो सैटर्न का एक रिंग है ना, क्योंकि बहुत क्लोज से गुजरा था वाइजर 2 जो है वो सैटर्न के बहुत क्लोज से गुजरा था, लगभग 1,01,000 किलोमीटर क्लोज से गुजरा था। तो इसके रिंग में वो फंस गया था, लगभग कुछ मिनट तक इसके रिंग में फंस गया था। इससे बहुत ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट को नुकसान भी हो गया था। उस पर बहुत छोटे छोटे जो दाना साइज के, जैसे गेहूं का दाना हो गया, चावल का दाना हो गया, दाना साइज का पार्टिकल इस पर टकरा रहा था, डुम 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 डुम, और जल रहे थे सब। तो कुछ समय मतलब कुछ मिनट तक ये फंस गया था इस पे, सैटर्न पे। अब सैटर्न पे कब पहुंचा था? देखो 1979 में ये कहाँ पे पहुंचा था? जुपिटर पे। तो 2 साल के बाद पहुंचा तो 1981 में ये पहुंचा था सैटर्न के पास। उसके बाद इसको कहाँ निकलना था? यूरेनस, फिर नेपच्यून पे। तो यूरेनस पे इसको पहुंचने में लगा था 4.5 साल। बहुत दूर है यूरेनस भाई, 4.5 साल लगा था यूरेनस पे पहुंचने में। अब देखो 1981 में वाइजर 2 सैटर्न से निकल चुका था, 1981 में। अब इसको कहाँ पहुंचना है? सैटर्न के पास। सैटर्न के बाद कौन सा ग्रह है? यूरेनस। तो अब इसको पहुंचना है यूरेनस पे। तो ये 1986 में 1986 में ये कहाँ पहुंच गया? यूरेनस पे। और देखो यूरेनस पे पहुंचने के बाद ना, ये जो यूरेनस है ना, ये धरती से तो बहुत दूर है ही, लेकिन यूरेनस से जो सिग्नल, जैसे कि मान लो कि वाइजर 2 पहुंच गया यूरेनस के पास, अब इसको फोटो क्लिक करना है तो बोलेंगे ले सेल्फी ले। अब फोटो लिए यहाँ पे। अब फोटो लेने के बाद अब इसको भेजना भी है ना, अब अर्थ पे भेजेगा भी, तभी तो पता चलेगा ना कि फोटो लिया है। अब फोटो लेने के बाद अब ये धरती पे भेजेगा यहाँ से। अब धरती पे भेजने में उसको समय जो लगता है वो 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे का समय लगता है। अभी फोटो लिया, ले फोटो, यूरेनस का फोटो लिया, अब धरती पे इसको पहुंचाना है तो 2.5 घंटे का समय लगता है इस फोटो को धरती पे आने में वाइजर 2 से। समझ में आया? इतना दूर है ये वाइजर 2 सिग्नल। और हम धरती पे हमारे पास है क्या? डीप स्पेस नेटवर्क, DSN जिसको हम बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे सीरीज में बात करेंगे। तो डीप स्पेस नेटवर्क से हम इसके सिग्नल को कैच करते हैं और फिर फोटो देखते हैं कि अच्छा वाइजर 2 ने फोटो खींचा है किसका? यूरेनस का। और देखो यूरेनस में जनवरी 24 को 1986 में यूरेनस के सबसे क्लोज पहुंच गया था। ये जो वाइजर 2 है हमारा बचवा वाइजर 2, ये यूरेनस के सबसे नज़दीक पहुंच गया था जनवरी को 24 को, और 8,500 किलोमीटर, समझ रहे हो ना, 8,500 किलोमीटर नज़दीक से गुजरा था। ये यूरेनस है तो स्विंग, मतलब 8,500 किलोमीटर नज़दीक से होके गुजरा था। अब देखो ये जो यूरेनस ग्रह है ना, ये सबसे उल्टा प्लानट है, सबसे अलग है, एकदम सबसे अलग है। जितने भी प्लानट है ना सब ऐसे घूम रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। ये यूरेनस है, ये उल्टा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। और ये बर्फ का भी बना हुआ है, ऐसे घूमता है। हर एक प्लैनेट ऐसे घूमता है और यूरेनस ऐसे घूमता है। अब देखो ये जो यूरेनस है ना, इसके बारे में हम एक चीज़ और बता दें आपको कि जब पहली बार टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई थी ना, तो जब टेलीस्कोप से पहली बार किसी भी प्लैनेट को देखा गया था तो सबसे पहले जो प्लैनेट दिखा था वो कौन सा दिखा था? यूरेनस। यूरेनस भाई, टेलीस्कोप से सबसे पहले जो प्लैनेट दिखा गया था, जो ग्रह दिखा गया था वो कौन सा था? यूरेनस था। और यूरेनस की खोज किसने करी थी? विलियम हर्सल ने। यूरेनस जो ग्रह है उसकी खोज किसने करी थी? विलियम हर्सल, याद कर लो ये, ठीक है। 8,500 किलोमीटर। अब देखो इसने क्या क्या डिस्कवर करा है। यूरेनस के पास ना 27 चंद्रमा है, 27 मून है, 27 चांद निकले हैं यूरेनस के पास। और 27 चांद में से ना 12 चांद नहीं, सॉरी 10 मून को ना, 10 चांद को इसने ही खोज दिया यार। 27 चांद है यूरेनस के पास, लगभग 27 मतलब मून है यूरेनस के पास, जिसमें से 10 चांद को इसी ने खोज दिया, वाइजर 2 ने। और इसके बाद यूरेनस के पास भी रिंग सिस्टम है, जैसे सैटर्न के पास रिंग है, जितने भी जाइंट प्लैनेट है ना सबके पास रिंग है, तो यूरेनस के पास भी रिंग सिस्टम है। देखो यूरेनस के पास टोटल 13 रिंग है, 13। ये हमने बनाया यूरेनस, ठीक है। और इसके पास कितने रिंग है? 13। 1 रिंग, 2 रिंग, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके 13 रिंग है, ठीक है। जिसमें से 2 रिंग की खोज ना, इस 13 में से 2 रिंग की खोज किसने करी है? वाइजर 2 ने करी है, 2 रिंग की खोज।
और देखो इसने एक चीज़ वाइजर 2 ने एक चीज़ और डिस्कवर करा है। यूरेनस है ना, इसके पास जो विंड का स्पीड है, हवा, वहाँ पे जो हवा की स्पीड है ना, उसको भी बताया उसने कि 724 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पे हवा चल रही है। कि कहाँ पे? यूरेनस के पास से। आया समझ में? देखो वाइजर 2 ने यूरेनस पे एक और चीज़ देखी है, एक और चीज़ का संकेत मिला। ये जो यूरेनस है ना, यूरेनस का जो सरफेस है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट से 800 किलोमीटर नीचे इसको ऐसा कुछ मिला है वाइजर 2 को, कि जिससे ये मतलब कि ऐसा कुछ एविडेंस मिला है जिससे ये पता चलता है कि उबला हुआ समुद्र है। मतलब वाइजर मतलब जो यूरेनस जो है, इसके नीचे ना उबला हुआ समुद्र है। 800 किलोमीटर नीचे जाओगे सरफेस से, तब तुमको ऐसा लगेगा कि इसके नीचे क्या है? उबला हुआ समुद्र। अब चलिए अब बात करते हैं नेपच्यून की। दोस्तों देखो 1986 में कहाँ पे पहुंचा था ये? यूरेनस पे। अब कहाँ पहुंचेगा ये? नेपच्यून पे। तो 1989 में ये कहाँ पहुंच चुका है? नेपच्यून पे। और ये जो नेपच्यून है ना, सबसे क्लोज पहुंचा था ये 25 अगस्त को। फिर से ये अगस्त पता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 अगस्त को ये 1989 में 25 अगस्त को ये यूरेनस के ना सबसे क्लोज पहुंच गया था। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, जितने भी स्पेस क्राफ्ट थे, ये जो वाइजर 1 वाइजर 2, तो सबसे क्लोज कब कहाँ पे पहुंचा है? नेपच्यून के सबसे क्लोज पहुंचा है। और 4500 किलोमीटर, इतने क्लोज अभी तक किसी भी प्लैनेट के पास नहीं पहुंचा था वाइजर 2। 4500 किलोमीटर क्लोज पहुंच गया किसके? नेपच्यून के। और मैं आपको नेपच्यून के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। नेपच्यून जो है ना, वो खुली आंखों से नहीं दिखता है। ये जो नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं दिखता नेपच्यून। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब नेपच्यून ऐसे नहीं दिखता नंगी आंखों से। तो अगर तुम खुली आंखों से देखोगे ना, तो नेपच्यून नहीं दिखता है। अब देखो इतने क्लोज पहुंच गया। अब देखो नेपच्यून के पास ना 14 मून है। कितने चंद्रमा है? 14। इसके पास 14 चांद निकले हैं। इसके गली में, नेपच्यून की गली में कितने चांद है? 14 चांद है। और 14 में से 6 की डिस्कवरी किसने करी है? वाइजर 2 ने। हमारा जो बचवा है वाइजर 2 ने 6 मून की डिस्कवरी कर दी नेपच्यून पे, ठीक है। और देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। नेपच्यून के पास जो हवा बह रही है ना, विंड स्पीड, नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में जो विंड की स्पीड है ना, वो 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 से ऊपर ही है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वहाँ पे विंड बह रही है। और देखो इसने एक और खतरनाक डिस्कवरी कर दी कि नेपच्यून का जो एक मून है टाइटन किसका मून था? सैटर्न का। लेकिन नेपच्यून का भी एक बहुत बिग मून है ट्राइटन, सबसे बड़ा मून है नेपच्यून के पास, ट्राइटन। क्या नाम है? ट्राइटन नाम है। नेपच्यून के पास सबसे बड़ा मून है ट्राइटन। अब देखो ट्राइटन पे ना इसने क्या देखा? वोल्केनिक इरप्शन, मतलब कि ज्वालामुखी फटते हुए देखा। लेकिन ये जो ज्वालामुखी है ना, वो किसका? आइस का, नाइट्रोजन आइस का ज्वालामुखी फटते हुए देखा। और ये जो ट्राइटन है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानिटरी बॉडी है, सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा जो मून है कह सकते हैं, या जितने भी प्लानिटरी बॉडी है, सबसे ठंडा कौन सा है? हमारा ट्राइटन है। ट्राइटन आया समझ में? चलो अब 1989 में ये तो कहाँ पहुँच गया था? नेपच्यून के पास। अब नेपच्यून से ये निकल चुका है, बताया था कि इलिप्टिकल प्लेन से नीचे निकला है नेपच्यून से। और कहाँ निकल गया? इंटरस्टेलर स्पेस से पहुँच गया ये। अब देखो दिसंबर 2018 को, 10 दिसंबर याद रख लो, 10 दिसंबर 2018 को ये जो वाइजर 2 है, ये भी कहाँ पहुँच चुका है? इंटरस्टेलर स्पेस में। मतलब 2 तारों के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ पे सोलर विंड नहीं है। समझ में आया? तारों की शहर हम बोल रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस को। तो ये 2018 को, दिसंबर में 2018 को कहाँ पहुँच चुका था? इंटरस्टेलर स्पेस में। अगर दूरी की बात करें धरती से, तो 122 AU दूर है ये, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस। तो ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। अब ये देखो, यहाँ तक हम इसकी कहानी को खत्म करते हैं। लेकिन ये जो वाइजर 2 और वाइजर 1 जो स्पेस क्राफ्ट है, अभी भी हमारे संपर्क में, अभी भी हमको सिग्नल भेज रहे हैं। अभी भी नई चीज़ की डिस्कवरी हो ही रही है। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। अभी हमने वाइजर 2 के बारे में बात करी है। पार्ट 4 में हम इस स्पेस क्राफ्ट के, वाइजर 1 और वाइजर 2 का जो स्पेस क्राफ्ट है ना, उस स्पेस क्राफ्ट की डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 4 में। जय हिंद।